हेलो एस्पिरेंट्स, इन सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं पॉलिटी के लेक्चर्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसी सीरीज में हम आज देखेंगे आर्टिकल 45 से लेके आर्टिकल 51 यानी डीपीएसपी के बचे हुए पार्ट्स को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 45 क्या है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 45 वो आर्टिकल है जिसमें राइट टू लाइफ के कंपैरिजन में एक अपना स्टेटस बना के रखा है। बेसिकली मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग फेज में जो हमारे पास जो ये आर्टिकल 45 लिखा हुआ था, वो आर्टिकल 45 का कुछ प्रोविजंस अब शिफ्ट होकर आर्टिकल 21A में चला गया, यानी राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन हमने पढ़ा था। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार बन गया। और हमने ये भी जाना है कि डीपीएसपी या कोई भी अदर जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, उनको पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी कन्वर्ट कर सकती है, मतलब उनके नेचर को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या हुआ था, देखो शुरुआत में कैसा था, जो ये आर्टिकल था ये कहता था कि एजुकेशन प्रोवाइड करना है बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, 14 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए। इनके लिए क्या था, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई। और ये वाली जो प्रोविजन था इसमें बोला गया कि विद इन 10 ईयर्स यानी 1950 से लेके 1960 के अंदर अंदर, विद इन द 10 ईयर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन से या उस साल से लेके 10 साल के अंदर अंदर हमें बोला गया कि ये आर्टिकल को हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो जब ये देखा गया तो देखा गया क्या कि जो बात हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली अगर आप किसी को पढ़ाते हैं, किसी का चाइल्ड केयर करते हैं या केयर करते हैं, तो बेसिकली क्या कर रहा है, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए इसे बाद में कन्वर्ट किया गया राइट टू एजुकेशन के थ्रू। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल 86वां संविधान संशोधन किया, यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके माध्यम से हमने क्या किया, हमने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया। आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया तो यहां से हमारे पास मिल गया फंडामेंटल राइट्स। अब समझ में क्यों ये आर्टिकल 21A ही बना, क्योंकि ये आपको डिग्निफाइड लाइफ जीने का एक आधार रखता है, मतलब फाउंडेशन स्टोन है किसी भी लाइफ के लिए डिग्निफाइड तरीके से जीने के लिए। यानी अगर आप एजुकेशन ले लेते हैं तो आप अपने आप को पैरों पर खड़ा कर सकते हैं और बाकी समाज में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं बेसिकली। इसीलिए ये आर्टिकल 21A में रखा गया। लेकिन आज का प्रोविजन क्या है, आप बोलेंगे कि देखिए यहाँ तो रूल है कि 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, पर उनके पहले के बच्चों का क्या, तो बोला गया यहाँ पे चेंज करके बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल से कम के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर और एजुकेशन की बात की गई। इसीलिए देखेंगे कि मदर टंग की बात हो रही है आज के टाइम में, कि मतलब मदर टंग में पढ़ाया जाए छोटे बच्चों को, ताकि उनको समझने में आसानी होता है। दूसरा, चाइल्ड केयर के लिए क्या किया जा रहा है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे पोषण अभियान है, जैसे मिशन इंद्रधनुष है। तो इस तरह के अभियान क्या करते हैं, आपको न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स डिलीवर करने का बात करता है। स्टेट का ये जिम्मेदारी है कि 6 साल की से कम के बच्चों को भी अच्छी चीजें प्रोवाइड करें। ठीक है, क्योंकि 6 साल से ऊपर वालों को तो आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत मिड डे मील स्कीम और एजुकेशन मिला के आर्टिकल 21A मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। आर्टिकल 45 आज के टाइम में है कि अर्ली चाइल्ड केयर बिफोर द एज ऑफ 6 ईयर्स, और साथ ही साथ एजुकेशन टू द वार्ड बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। तो ये बेसिकली किसका काम है, ये स्टेट का काम है कि ये जागरूक करे नागरिकों को, ताकि वो अपने छोटे बच्चों को क्या के अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके और एजुकेशन दे सके। उसके लिए जो भी सरकार करना चाहे कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ये था हमारा आर्टिकल 45। अब जानते हैं आर्टिकल 46 के बारे में। तो ये देखते हैं आर्टिकल 46 को।
आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि हमें स्पेशल केयर देना होगा, किसको? वीकर सेक्शन को। ठीक है, तो वो किस माध्यम से देंगे? एजुकेशनल एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ताकि उनको सोशल इनजस्टिस का फेवर ना करना पड़े। सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक जो अन्याय हो रहा है उससे बचाव कैसे होगा? किसका होगा? तो वीकर सेक्शन का। तो यहाँ पे वीकर सेक्शन के लिए 3 टर्म दिया गया, SC, ST और अदर वीकर सेक्शन। लेकिन देखिए ये स्पेशल केयर की बात कर रहा है कि इनको स्पेशल केयर प्रोवाइड करना होगा, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या? अब स्पेशल केयर की बात जब भी हम करते हैं तो ये क्या हो रहा है? ये वायलेट करेगा आर्टिकल 15 को, क्योंकि वहां तो बोलता है ना कि सब लोग बराबर है। पर इसीलिए एक केस आया था, चंपकन द्वयराजन केस। ठीक है, जब हम डिटेल में क्लासेस करेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी रिवीजन मॉड्यूल की तरह मैं ये लेक्चर्स लेके आया हूं, तो यहाँ पे बस डिटेल नहीं बता सकता इतना ज्यादा। ठीक है, तो ये सोशल इनजस्टिस से बचाव के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि 3 टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक टर्म है अदर वीकर सेक्शन। अब यहाँ पे अदर वीकर सेक्शन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई मान लेते हैं कि कोई गरीब है, वो वीकर सेक्शन हो गया, कोई अपंग है, वो वीकर सेक्शन हो गया। तो ये डिसाइड कैसे करेंगे कि अगर अदर वीकर सेक्शन क्या आएगा? तो इसके लिए ही कि भाई आर्टिकल 15 वायलेट ना हो, और साथ ही साथ ये अदर वीकर सेक्शन क्या होगा, इसको डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो बाद में फिर पार्लियामेंट ने अदर वीकर सेक्शन को डिफाइन किया एज अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, यानी बैकवर्ड क्लासेस के तौर पे। ठीक है, चंपाकरण द्वयराजन केस याद रखिएगा, आर्टिकल 15 से रिलेटेड है, ताकि ये वाली चीजें बचाई जा सके। ठीक है, ये डिटेल में मैं एक अलग लेक्चर में बता दूंगा सारे केसेस को। आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको चाहिए होगा कि जितने भी डिटेल, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं उनके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बना दूं तो बना दूंगा। फिलहाल ये देखिए कि सोशल इनजस्टिस से बचाव के लिए इकोनॉमिकल और एजुकेशनल स्पेशल केयर की बात की गई है। ठीक है, तो ये था, हमने क्या माना? बैकवर्ड क्लासेस। यानी अब हमारे यहाँ क्लासेस टर्म तो नहीं है, वेस्टर्न आइडिया होता है क्लासेस। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्लासेस को क्या माना जाता है? कास्ट। ठीक है, तो अदर बैकवर्ड कास्ट, OBC। ठीक है, यहीं से आया है OBC। SC, ST एंड OBC को स्पेशल केयर देना। अब ये क्योंकि देखिए अब यहां से वायलेशन हो सकता है आर्टिकल 15 का, इसीलिए गवर्नमेंट ने, यानी उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या लाया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसके माध्यम से ये बताया कि भाई हम अपलिफ्ट करने के लिए किसी भी मार्जिनलाइज सेक्शन को, ठीक है, क्या कर सकते हैं? कोई लॉ बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रोविजंस दिया हुआ है। तो यहीं से आया था आर्टिकल 46 को मिला पावर, और मिला SC, ST एंड OBC का कॉन्सेप्ट। ठीक है, OBC कौन डिसाइड करता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि कौन से स्टेट में या कौन से रीजन में कौन OBC होगा, इसका पावर किसके पास है डिफाइन करने का, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। ये बोलता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, उनको प्रोवाइड करना, किसको? SC, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस या अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 46। अब देखते हैं आर्टिकल 47 को। अब देखते हैं आर्टिकल 47 के बारे में। देखिए आर्टिकल 47 क्या कहता है? कि ये कहता है स्टेट का ये ड्यूटी है कि वो हर एक नागरिक के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करे। ठीक है, उसके अलावा उनको पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करें, जिसके माध्यम से हर एक इंसान को स्वास्थ्य और भोजन मिल सके। अब इससे क्या चीज दिखती है आपको? कि अगर ये अधिकार आप दे रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप आर्टिकल 21 को और सार्थक बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विथ डिग्निटी। डिग्निटी के साथ जीना, और डिग्निटी के साथ कैसे जिएगा? जब आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी।
ठीक है, अच्छी चीजें मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लेते हैं आपके आसपास आपके पास जानवर है, ठीक है, मोहल्ले में कोई जानवर घूम रहा है, तो आप उस जानवर को तब तक नहीं मार रहे हैं या तब तक नहीं भगा रहे हैं जब तक वो आपको कोई हार्म नहीं कर रहा है। पर क्या आप उसको खाना वगैरह प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, हर कोई करता है। तो जब आप इस तरह क्या काम कर रहे हैं तो बेसिकली वो उसको एक अच्छा जीवन जीने का दे रहा है ना मौका, कि भाई अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, कुछ समय बाद वो जानवर मर जाएगा। तो लेकिन अगर उस, और ये काम किसका है, उसकी देखभाल करना, तो ये स्टेट का काम है। हमारा आपका किसका काम, स्टेट का काम है। तो वैसे ही उस जानवर को भी हम खाना पानी देते हैं, लोग देते हैं आसपास के, ताकि उसको मिलता रहे मौका। तो यहीं से वो पावर मिलती है कि न्यूट्रिशन, देखिए 3 चीजें लिखी हुई होंगी, एक तो न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के लिए देखिए क्या क्या चीजें होती है। तो आपको पता है कि सरकार क्या प्रोवाइड करती है, गरीबों को अन्न, ठीक है, कैसे देती है, अनाज वगैरह राशन कार्ड के थ्रू, राशन के थ्रू, ठीक है। तो राशन में सस्ते दामों पे उनको बेसिक न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल सके, जितना जरूरत है, जैसे चावल, दाल, चना, गुड़, ये सब मिलता है ना, तेल, मसाला। क्यों? क्योंकि उनको प्रोवाइड करना, स्टेट का काम है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। फिर दूसरा पब्लिक हेल्थ। देखिए यहाँ पे 2 तरीके के आपको हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है। तो जो लोग सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि उनकी चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या करेगी सरकार, का काम है ना, उनको भी तो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ के लिए, अभी देखिए कोरोना आया था तो सरकार ने क्या किया, पब्लिक हेल्थ सुधारने के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन लाई, ठीक है। कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन हो गई, कोवैक्सीन हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब पब्लिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए। इसके अलावा एयर ट्रीटमेंट करना, ठीक है। आपको दिखेगा दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, आपको दिखेगा एयर फिल्टर्स, एयर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं, क्यों, ताकि साफ हवा मिले। तो इन सब से क्या दिख रहा है आपको, आर्टिकल 21। देखिए आप इसको कोरिलेट करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि आर्टिकल 47 यानी आर्टिकल 47 आर्टिकल 21 को कैसे रिलेट करता है। अब आते हैं इंटॉक्सिकेशन बैन। देखिए इंटॉक्सिकेशन बैन यानी कि शराब वगैरह नशे के पदार्थ बैन, लेकिन इसमें भी लिखा हुआ है रूल कि वो चीजें जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होती है उतना क्वांटिटी अलाउड रहता है, उसके अलावा आप चाहें तो बैन कर सकते हैं अदर चीजें। देखिए इसीलिए तो आप सुने हैं ना मैरिवाना, यानी कि आपका अफीम, गांजा, चरस, ये सब बैन है। जबकि क्या होता है, अफीम वगैरह या मैरिजुआना का मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल पर्पस भी यूज होता है। तो अब वो बात की बात है कि क्या उस पर डिसीजन होगा, फिलहाल अभी वो बैन है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल है गुजरात, जहां पे शराब बैन है, बिहार जहां शराब बैन है। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी से हुआ है, ठीक है। गुजरात में कब से हुआ है, तो 1949 में एक रूल था, ठीक है, बॉम्बे रूल, जिसके थ्रू बॉम्बे में, क्योंकि वो बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा था, बाद में गुजरात बना ना, तो उस समय क्या था कि वो रूल पहले से चला आ रहा था, तो उसको कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया गुजरात में, इसीलिए गुजरात में आज बैन है, ठीक। उसके अलावा बिहार में बैन है। बिहार में गवर्नमेंट चाहे तो लोगों के पब्लिक हेल्थ के लिए इंटॉक्सिकेंट्स को बैन कर सकती है, शराब हो सकता है, सिगरेट हो सकती है, ठीक है, बाकी ऐसी कोई भी नशीली पदार्थ है जो हानिकारक हो सकता है स्वास्थ्य के लिए, उसको बैन कर सकते हैं। ये था आर्टिकल 47, इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। अब जानते हैं आर्टिकल 48। चलिए देखते हैं आर्टिकल 48 को। आर्टिकल 48 क्या कहता है, ये कहता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, बेसिकली उनको और अपलिफ्ट करना। इसके लिए क्या होता है, देखिए आपको पता है कि, लिख देता हूं मैं एक बार, देखिए हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो कृषकों का भी तो सोचना जरूरी है। तो सरकार कृषकों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाती है, जैसे आपको दिखा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा आपको दिखेगा क्या बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं वो इसलिए तो हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड्स जितने भी बिजनेसेस हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए। इसके अलावा आपको दिखता है कि अच्छे क्वालिटी के
वो मिलते हैं, बीजे मिलते हैं, ठीक है, हाई यील्ड क्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या है, टाइम टू टाइम किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए अलग अलग तरीके का स्कीम्स लाती है, ठीक है, जिससे किसानों को हेल्प मिल सके, बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री की भी बात होती है। अब एनिमल हस्बेंड्री में इसमें एक चीज और लिखा हुआ था यहाँ पे, बोला मिल्च काउ, यानी ऐसे दूध देने वाले या इस तरह के जो जानवर होते हैं, ठीक है, जिनसे आपका इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है, उसका आप स्लॉटर नहीं कर सकते। स्लॉटर यानी उनको मारना, ठीक है। तो ये वाली चीजें क्यों? क्योंकि गाय हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। तो इसमें दो चीजें हुई, हिंदुओं के लिए गाय क्या है, एज मान्यता, मतलब धार्मिक आस्था है गायों पे, ठीक, वही। लेकिन बाकी भी धर्म हमारे यहाँ है, जहाँ कई जगह पे गाय वगैरह जैसे इन उत्पादों का हम यूज करते हैं। तो क्या होता है कि इनके मीट प्रोडक्ट्स बिकते हैं इनके। तो इसके बचाव के लिए बोला गया कि काऊ बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो उनको बचाना। मिल्क यानी कि दूध देने वाले जितने बाकी चीजें हैं उनको बचाना। तो इसको स्लॉटर बैन करा जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हैं ये, ठीक है। दोनों चीजें हुई थी कि किस माध्यम से हम इसे रोका जा सकता है, क्या रिलीजियस पर्पस के हिसाब से रोका जाए कि धार्मिक आस्था है इसलिए रोका जाए, या इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इकोनॉमिकल बेनिफिट के माध्यम से। तो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं कि जो दूध दे रहे हैं या जिनके थ्रू आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वही, अगर वो दूध देना बंद कर दे जानवर, तो भी उनके आज के टाइम में काऊ डंग से क्या बन रहा है, क्लीन एनर्जी बन रही है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स उसके बहुत सारे यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए अब पूरी तरह से माना गया कि इकोनॉमिकल पर्पस जब तक फुलफिल कर रहा है, ठीक है, कोई भी मिल्क या कोई भी काऊ आइटम, ठीक है, काऊ वगैरह हो गया, मिल्क हो गया, ये सब जब तक इकोनॉमिकल बेनिफिट देगा तब तक आप उसको स्लॉटर यानी उसको मार नहीं सकते, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप मार सकते हैं, ये रूल है, ठीक, कि अगर वो इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं मिल रहा उससे, तो आप उसका मीट कंज्यूम कर सकते हैं या किसी और प्रोडक्ट्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था आर्टिकल 48। अब आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। देखिए अभी एनवायरमेंट और प्रोटेक्शन 48A है, ठीक है, आर्टिकल 48A ये बोलता है एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन। यही चीज फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी कि हमें अपने आसपास क्या करना है, नेचर को कंजर्व करना है। तो ये कैसे होगा? तो स्टेट क्या करती है, बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया बनाती है। तो आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब तो देखे होंगे। इसके अलावा और क्या करती है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन सब माध्यमों से क्या करती है कि गवर्नमेंट एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब तक एनवायरमेंट और नेचर बचा रहेगा तब तक ही आपको प्योर ऑक्सीजन और एक बैलेंस बना रहेगा हमारे ह्यूमन लाइफ में, एग्जिस्टेंस में, और नेचुरल या वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए ईपीए। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसी का पार्ट है। इसी को बचाव के लिए ये सब चीजें आती हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीजें लाई कहाँ से जाती हैं, ठीक है। जब प्रोविजंस, देखिए कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लाती। मान लेते हैं गवर्नमेंट क्या करती है कि कई बार नए नए एक्ट्स पास करती है, बिल्स लाती है। तो बिल्स का कहीं ना कहीं पीछे से आधार होता है, कोई बैक उस पर सपोर्ट होता है। तो इसका सपोर्ट कहाँ से है? इसका सपोर्ट है आर्टिकल 48A, ठीक है। ये बोलता है एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना किसका जिम्मेदारी है? स्टेट का जिम्मेदारी है। ये था आर्टिकल 48A। अब देखते हैं आर्टिकल 49 के बारे में। आर्टिकल 49 क्या कहता है कि ये पावर देता है स्टेट्स को कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, ठीक है, इन सबको क्या करें, कंजर्वेशन करें, उनको और अच्छा बनाएं। इसीलिए देखते होंगे ना कि आज जब भी हम कहीं बढ़िया मॉन्यूमेंट पे घूमने जाते हैं, एग्जांपल ले लेते, लाल किला जा रहे हैं, ताजमहल जा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी जा रहा है, तो उस जगह पे जो जो क्या है सिक्योर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर क्या होता है, आपको चार्जेस देने होते हैं ताकि उसकी साफ सफाई रख रखाव हो सके। तो मेंटेनेंस करना मॉन्यूमेंट्स का, फिर उसके अलावा साइट्स का,
तो ये सब क्या है, ये बचाव का काम गवर्नमेंट का होता है। इसलिए देखते होंगे कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, इन सबको बचाने का काम होता है स्टेट का। तो स्टेट कैसे करेगी, तो स्टेट करती है अलग अलग मेथड से, ठीक है, पनिशमेंट डालती है। जैसे मान लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि इसे मान लेते हैं कि आप लाल किला जा रहे हैं घूमने, तो लाल किला में देखा होगा आपने कि बोर्ड्स लिखे होते हैं, यहाँ थूकना मना है, आर्थिक दंड, दंडनीय अपराध है। तो ये सब क्या है, ये पावर है गवर्नमेंट के पास कि मॉन्यूमेंट की कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को, ठीक है। कई बार देखा होगा गया होगा कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल देती है कि अभी यहाँ पे आना मना है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रहेगी, तो वहां पे बैन हो जाता है आपका जाना। तो वो कैसे हुआ, वो इसी माध्यम से हुआ, ये आर्टिकल 49 वो प्रोविजन है जिसके माध्यम से ये पावर मिली, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा अभी संभल में जो केसेस हो रहा है, इसके पहले और 2-3 जगह हुआ। तो ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये पावर है कि वो किसी भी मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर सकती है। और नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर हो गया अगर, तो उसके ऊपर फिर जो भी गवर्नमेंट चाहे वैसा रूल्स अप्लाई कर सकती है। ये था हमारा आर्टिकल 49। अब देखते हैं आर्टिकल 50 के बारे में। ये अब देखते हैं आर्टिकल 50 को। आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखिए क्या होता है, शुरुआत का समय था जब डीएम बोला जाता था, ठीक है, ब्रिटिश राज में या उस समय शुरुआती टाइम में, तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जो डीसी होता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इज इक्वल टू डीएम। ये स्टार्टिंग फेज था जहां पे मजिस्ट्रियल काम यानी कि जुडिशियरी का काम वो भी कौन करता था, कलेक्टर करता है। और एग्जीक्यूटिव रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी कौन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक साथ ड्यूल काम आ रहा है, बर्डन भी बढ़ रहा है और पावर भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि पावर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पावर को हम क्या कर पा रहे, कन्फाइन नहीं कर पा रहे, एक जगह पे इकट्ठा करके उसको वितरण नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक ही जगह पे कन्फाइन हो गया ना, ये तो देखिए कन्फाइनमेंट हो रहा है, एक जगह पे सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डीएम या डीसी जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए बाद में डीएम की पावर को हटाई गई और बोला गया कि आपके पास बेसिक चीजें, छोटी मोटी सिविल पावर्स हैं, ठीक है, सिविल केसेस में, लेकिन अब आप, ठीक है, जितने भी क्रिमिनल और अदर सीवियर ऑफेंसेस हैं उन सब का कौन करेगा चेकिंग, वो करेगा जुडिशियरी। तो यहां से आया था जुडिशियरी। क्रिमिनल एंड सिविल केसेस, और यहां से आया था एग्जीक्यूटिव का काम हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दूसरा, अगर आप उसको जुडिशियरी काम दे भी रहे हैं तो बेसिक रेवेन्यू जुडिशियरी, ठीक है। लैंड, ठीक है, अभी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास लैंड रिलेटेड पावर्स दी हुई है। तो ये था आर्टिकल 50, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यहां से जुडिशियरी, जो हम 3 पिलर ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, 3 पिलर ऑफ हमारा डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, उनमें से 2 पिलर ये दोनों हैं, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। इसी के माध्यम से दोनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस कर पाते हैं, एक दूसरे के ऊपर नजर रख पाते हैं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 50। अब देखते हैं लास्ट हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल, आर्टिकल 51। देखिए आर्टिकल 51 क्या कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी आसपास में, अपने देश के अगल बगल में, दुनिया भर में। तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के थ्रू और क्या बनता है, सुदृढ़ होता है, प्रगाढ़ होता है और स्ट्रांग बनता है। क्योंकि हम हमेशा, आपको पता है कि इंडिया ने कभी भी किसी और देश पे कभी पहले आक्रमण नहीं किया, ठीक है, कभी किसी पे कैप्चर नहीं किया। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को हम हमेशा अपना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मानते हैं। दूसरा,
हम क्या बोलते हैं, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन। इसीलिए हमारा जो रिलेशन है वो देखते होंगे कि हर देश के साथ अच्छा ही होता है, मितव्ययी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन। तीसरा, इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज का हमको आदर करना होता है, ठीक है। ये रूल हमारे डीपीएसपी में दिए कि स्टेट को ये सब चीजें करनी होंगी। अब इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज जैसे मान लेते ब्रिक्स के हम पार्ट हैं, तो उसके जो लॉ होंगे उनको मानने होंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कोई लॉ होंगे उनको मानने होंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या जितने भी अदर हमने ट्रीटीज की हुई, संधियां की हुई, मान लेते दो देशों के बीच में बायलैटरल ट्रीटीज हो रही है, द्विपक्षीय संधियां, तो उसको हम मानते हैं, ठीक है। फिर तो ये सब कैसे है, इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। मतलब आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी हम सक्षम बने रहेंगे और अपना एक मुकाम पाते रहेंगे। फिर लास्ट में देखिए, इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटल बाय आर्बिट्रेशन की बात करें। आर्बिट्रेशन यानी बातचीत। युद्ध हमेशा अंतिम होना चाहिए, शुरुआत हमेशा बातचीत से होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है स्टेट का डीपीएसपी के पहले भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना उसको बातचीत से सुलझाओ, आर्बिट्रेशन से, ठीक है। उसके बाद अगर जब अंतिम केस सिनेरियो ये होता है कि अगर नहीं हो पा रहा है तब युद्ध हो, ठीक है। तो हमारे हमेशा हमारा पहला कोशिश यही होता है कि हम क्या करें, आमने सामने वार्ता करें, वार्ता से अपने बात से ही समझौता कर पाए। तो ये था आर्टिकल 51 जिसके तहत हमें इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी, ये कैसे हम कॉन्सेप्ट को और प्रगाढ़ बनाएंगे इन सब माध्यम से। तो ये तो हमारा डीपीएसपी, इस तरह से हमारा ये पार्ट 4 समाप्त होता है। कल या अगले लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी यूपीएससी, पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें उनके लिए उनके साथ, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें, ठीक है। इसके अलावा एक और सूचना है आपके लिए, एक और इंफॉर्मेशन है कि हम लोग यानी एम सिविल सर्विसेज आने वाले फरवरी और मार्च यानी कि 17 फरवरी और 3 मार्च से हम 2 नए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं यूपीएससी और पीएससी के, ठीक है। दोनों बैचेस 17 मार्च से और 17 फरवरी से और 3 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में देश के लिए आप एज ए सिविल सर्वेंट सर्व कर पाए, तो हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े और हम आपकी इस जर्नी में हेल्प करेंगे ताकि आप 12 to 13 मंथ के अंदर अंदर सारा सिलेबस कर पाए प्रीलिम्स मेंस के तहत। साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करते हैं तो हम आपको इंटरव्यू की गाइडेंस भी देंगे, एक ही फील्ड में तीनों चीजें कवर हों, और हम आपको टाइमली 13 मंथ के अंदर अंदर 12 to 13 मंथ में पूरा कोर्स कंप्लीट करके देंगे ताकि आपको आपके पास पूरा समय मिले रिवीजन का भी, साथ ही साथ आने वाले अगले साल में यानी 2026 में भी आप चाहे तो अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। तो आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी जर्नी को एक स्ट्रीमलाइन पाथ दीजिए। चलिए फिर हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।